students of class 10, today we are going to read the next paragraph of the rise of nationalism in Europe. The next paragraph is a new conservatism after 1815. So, a new conservatist, what do you mean by the term conservatist? Conservatist, those persons who believed in the established tradition and institutions, means जो भी established tradition था, monarchy system था, monarch और उसका जो सोसाइटी था उसमें जो भी व्यवस्थाएं थी, चर्च है ना, और जो सामाजिक हायरार्की थी, इन सारी चीज़ों में जो विश्वास करते हैं उन्हें कंजर्वेटिस्ट कहते हैं। इस पीरियड में हमें नए कंजर्वेटिस्ट के उदय देखने को मिलते हैं। इन 1815 आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन को पराजित करने के बाद यूरोप के सभी बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधि लाइक ब्रिटिश, रसिया, प्रुसिया एंड ऑस्ट्रिया, these were the four major nations during that time. So they assembled at the capital of Austria, that is Vienna, to discuss over the future of Europe after Napoleon. They meet at Vienna to draw up a settlement to decide a future program of Europe. Vienna Congress, it was hosted by Austrian Chancellor Duke Metternich. The delegates drew up a treaty of Vienna with the objective undoing most of the changes done by Napoleon. नेपोलियन के द्वारा जो भी कुछ परिवर्तन यूरोप में लाया गया था, उन सारे चीज़ों को अंडू करना, उन्हें फिर से बैक करना, उन्हें फिर से समाप्त करके नई व्यवस्था कायम करना, यही वियना कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य था। वियना कांग्रेस, हम इसका नाम वियना द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया के नाम पे जानते हैं, क्योंकि यहीं पे ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक के नेतृत्व में इस कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया था, है ना। वियना ये कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया है। इट वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक. Duke Metternich was the Austrian Chancellor at that time, and he is considered as the most reactionary person of the time. He was a conservatist and tried to re-establish the old monarchy system, tradition, their institutions and social setups. His age from 1815 to 1848 is called a Metternich era. He was so important during that time in Europe that everything was decided by him. He was the leader, or you can say the important leader of that time. Now let us see the Treaty of Vienna. वियना के समझौते में क्या क्या चीज़ें की गई। बर्बन डायनेस्टी जो पहले फ्रांस में रूल कर रही थी, जिसके लुई 16 वाज द रूलर ऑफ बर्बन डायनेस्टी, हम लोग पढ़े हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन में, तो उसी डायनेस्टी के फिर लुई 18 को सत्ता पे बिठाया गया इस वियना कांग्रेस के बाद। मीन्स द बर्बन डायनेस्टी वाज रीस्टोर टू पावर इन फ्रांस में उसे सत्ता में बिठा दिया गया। सेकेंड चीज़ था, द फ्रेंच लॉस्ट द टेरिटरीज कॉन्क्वर्ड ड्यूरिंग नेपोलियन. फ्रांस की क्रांति के बाद नेपोलियन का उदय हुआ। नेपोलियन ने फ्रांस की क्रांति की बातों को पूरे यूरोप में फैलाने का कोशिश किया। इस क्रम में वो फिर से राजतंत्र की ओर मुड़ गया, फिर से राजशाही की ओर मुड़ गया। लोग ये सोचे थे कि फ्रांस की क्रांति की बातें नेपोलियन के द्वारा फ्रांस के दूसरे भागों में भी
फैलाया जाएगा, किंतु उसने पहले तो लोगों की उम्मीद थी इसलिए लोगों ने सपोर्ट किया नेपोलियन को, लेकिन बाद में लोगों को लगने लगा कि नहीं ये तो मोनार्क है। फिर से नेपोलियन अपने सगे संबंधियों के साथ यूरोप के विभिन्न देशों में डायनेस्टीज़ को इस्टेब्लिश करने लगा। इसलिए इस कांग्रेस में नेपोलियन के बाद नेपोलियन के द्वारा जीते गए सारे क्षेत्रों को अलग अलग देशों को, अलग अलग राज्यों को दे दिया गया। मकसद था कि फ्रांस में फिर से कोई दूसरा बड़ा रिवोल्ट ना हो। इसलिए थर्ड पॉइंट देखेंगे, अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वेयर सेट अप ऑन द बाउंड्री ऑफ द फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। फ्रांस में फिर से फ्रांस में कोई नेपोलियन ना पैदा हो जाए, फिर से फ्रांस का एक्सपेंशन ना होने लगे, इसके लिए फ्रांस की बाउंड्री के चारों ओर बड़े बड़े किंगडम्स बना दिए गए, ताकि अगर फ्रांस में कोई उथल पुथल होता है तो वे सभी मिलकर इसे समाप्त कर सके। नाउ लेट अस सी इसमें क्या किया गया, किसे क्या दिया गया इस अरेंजमेंट के तहत। पहला है द किंगडम ऑफ नीदरलैंड इंक्लूडिंग बेल्जियम और नीदरलैंड को मिला करके एक बड़ा देश बना दिया गया, बड़ा राज्य बना दिया गया, और ये फ्रांस के नॉर्दर्न साइड में इस्टेब्लिश था, नॉर्दर्न साइड में ये था। जेनोवा वाज एडेड टू पिडमॉन्ट, हम आगे पढ़ेंगे। पिडमॉन्ट, सार्डिनिया पिडमॉन्ट वाज द मेजर स्टेट ऑफ इटली, तो पिडमॉन्ट के साथ जेनोवा को मिला दिया गया ताकि पिडमॉन्ट ज़्यादा पावरफुल हो जाए। प्रसिया, जो हम लोग आगे देखेंगे, प्रसिया इज़ और एट दैट टाइम प्रसिया वाज एन इम्पॉर्टेंट स्टेट ऑफ जर्मनी, and under the leadership of Prussia, the unification of Germany was completed. So the Prussia was given new territories in the Western Front, नॉर्दर्न वेस्टर्न, यहाँ हम लोग देख रहे हैं, आगे देखें तो वेस्टर्न फ्रंट पे प्रसिया को इम्पॉर्टेंट टेरिटरीज दिया गया और उसे मजबूत बना गया। नेक्स्ट वन इज़ ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ओवर नॉर्दर्न इटली, इटली के उत्तर के भाग को, पार्मा, मोडर्ना, टस्कनी, वेनेशिया, इन सबों को के ऊपर ऑस्ट्रिया को कंट्रोल दे दिया गया ताकि ऑस्ट्रिया भी स्ट्रांग हो जाए, मजबूत हो जाए। लेकिन एक चीज़ यहाँ देखने को मिलता है कि नेपोलियन ने जो सारे परिवर्तन किए उन सारे परिवर्तनों को तो रिवर्ट कर दिया गया, लेकिन जर्मनी में जो नेपोलियन ने परिवर्तन किया उसे अनटच्ड छोड़ दिया गया। अर्लियर जर्मनी वाज डिवाइडेड इनटू 339 स्टेट्स, 339 स्टेट्स में बटा हुआ था, जिसको नेपोलियन ने जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स में बदल दिया था। इस फेडरेशन को इस वियना कांग्रेस ने अनटच्ड छोड़ दिया, ना इसको छुआ नहीं, इसे एज इट इज छोड़ दिया। आगे हम लोग देखते हैं दूसरे। Left untouched.